नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हुई शखान। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा पंचतत्व में विलीन हो गई। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मुखाग्नि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा मोदी का आज सुबह 6 बजे के करीब निधन हो गया। वे 99 साल की थी। हीराबा ने अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में अंतिम सांस ली। बीते मंगलवार देर रात सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें कफ की शिकायत भी थी। और साथ ही बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हीराबा के निधन की जानकारी दी है। आज सुबह 6:02 पर उन्होंने लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां, मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बीमार हीराबा को देखने अहमदाबाद पहुंचे थे और वे करीब 1 घंटे 20 मिनट अस्पताल में रहे। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत भी की और जानकारी ली अपनी मां के। अस्पताल में उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के कुछ अन्य मंत्री भी मौजूद थे। विदेश से भारी भरकम निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निवेश लक्ष्य 11.15 लाख करोड़ से बढ़ाकर 17.13 लाख करोड़ रुपए किया है। इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया। इन्वेस्ट यूपी के नोडल अधिकारी अभिषेक प्रकाश की ओर से जारी इस शासनादेश में कहा गया कि सरकार ने जीआईएस के लिए 16 देशों में रोड शो के लिए मंत्रियों और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था। करीब 15 दिनों तक विभिन्न देशों में हुए रोड शो में 7.12 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले। विदेशी कंपनियां लगातार एएमयू कर रही है। यूपी में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के सभी विपक्षी दल हाईकोर्ट के फैसले के हवाले से बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। इनमें सबसे आगे समाजवादी पार्टी, जिसने बीजेपी सरकार को पिछड़ा विरोधी घोषित करने के लिए मोर्चा ही खोल रखा है। अखिलेश यादव ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर ऐसे कई आरोप लगाए। सपा की लड़ाई तो इस मामले में बीजेपी से है, लेकिन प्रदेश की अन्य विपक्षी पार्टियां तो इस मसले में सपा पर बयानों की तीर छोड़ रही है। अपूर्वा इंटर कॉलेज और साई पब्लिक स्कूल मिर्जापुर का वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जैन और पप्पू ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व विधायक नरेश सैनी ने कहा कि हमें अपने बच्चों को हायर और मॉडर्न एजुकेशन दिलानी चाहिए ताकि हमारे बच्चे भविष्य में देश और समाज की सेवा कर सकें। मैनेजिंग कमेटी और अध्यापकों का आभार जताते हुए कहा कि वे घाट इलाके में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चौथी लहर की आहट को देखते हुए सरकार सतर्क हो गई है। साथ ही संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने के लिए प्रेरित कर रही है। प्रदेश में अब तक 65 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराक ली है, लेकिन बूस्टर डोज नहीं लगवाई। विशेषज्ञों की माने तो बूस्टर डोज लगवाने से संक्रमण का प्रभाव कम घातक साबित होगा। और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश की अनुमानित आबादी 1.21 करोड़ की गई है। राज्य में पहली डोज 100% लाभार्थियों को लगाई गई है। सूरत बमरोली विधान विस्तार के उमा इंडस्ट्रियल में मनीषा फैशन नामक लूम्स कारखाने में एक पावर लूम मजदूर की मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक युवक की करंट लगने से मौत हुई है। युवक की उम्र 27 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल अभी तक कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरह प्रचंड ठंड की ओर अग्रसर है। मौसम विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो आज दिन भर मौसम साफ रहेगा।
सुबह 6 बजे के करीब हल्के बादल छाए रहने की उम्मीद है। दोपहर 1 बजे के आसपास दिन का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। हवा हल्की होगी और शाम 5 बजे दक्षिण पश्चिम दिशा से 8 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आसमान में सुबह सिर्फ बादल दिखेंगे और शाम 4 बजे के आसपास तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। जहां शासन की योजना अनुसार आवारा गायों को किसान हित में फसलों का नुकसान न हो और गायों के जीवन यापन के लिए गौशालाओं का निर्माण ग्राम पंचायतों में कराया गया है, जिसके लिए शासकीय धन से गायों के चारे व्यवस्था की जाती है। लेकिन गौशाला में नया कारनामा सामने आया है, जहां आवारा गायों को ना रखते हुए गौशाला समिति के अध्यक्ष द्वारा गौशाला में अपनी निजी गायों को रखकर शासकीय धन से क्रय किए गए हैं। भूसा का उपयोग अपने निजी जानवरों पर किया जा रहा है। नारायण सिंह यादव, ग्राम बमरौली, ग्राम पंचायत ओझाल, तहसील मऊ, जिला भिंड। ग्राम पंचायत ओझाल की ओर से ग्राम बमरौली में गौशाला बनाई गई है, जिसमें काम करने वाले कर्मचारी अपनी गायों को उसी में बांधें और दूध दोहते हैं, बेचते हैं। और लावारिस गायें खेतों में घूम रही हैं, खेतों का नुकसान हो रहा है। इसकी शिकायत मैंने गोहद में आवेदन देकर शिकायत करी है। पत्रकार महोदयों से निवेदन है कि इसकी सुनवाई करें। चीन में कोरोना को लेकर गंभीर हालत को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घिब्रेयेसस ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि चीन में कोरोना नियमों को ढील देने के बाद चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई है। विभिन्न देशों द्वारा चीन पर यात्रा पाबंदियों को लेकर भी उन्होंने अपनी राय प्रकट की। WHO प्रमुख घिब्रेयेसस ने कहा कि कोरोना संक्रमितों के इलाज और टीकाकरण में संगठन मजबूत मदद देता रहेगा और चीन की चमचलाती स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सहायता प्रदान की जाएगी। वायरस की ट्रैक करने और उच्च जोखिम वाले लोगों की टीकाकरण के लिए हम प्रोत्साहन जारी रखेंगे। हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों कफरी, मनाली और नारकंडा में गुरुवार को हुई बर्फबारी से इन स्थानों पर नववर्ष मनाने पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। जनजातीय इलाके लाहौल और स्पीति के केलांग और हंसा में 2 और 1 सेंटीमीटर हिमपात हुआ। शिमला के बाहरी इलाके कुफरी में 0.5 सेमी हिमपात हुआ, जबकि मनाली में हिमपात दर्ज किया गया। इन इलाकों में आसमान में घने बादल छाए रहे और तेज गति वाली बर्फीली हवाएं चली। उत्तराखंड में ठंड के प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारी को आदेशित किया कि जो भी लोग गरीब, निर्धन और असहाय हैं, उन लोगों को रहने खाने की व्यवस्था की जाए। इसी क्रम में उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने वन विभाग द्वारा अतिक्रमण में हटाए गए बेघर हुए लोगों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था के साथ साथ ठंड से बचने के लिए कंबल भी वितरित किए। उप जिलाधिकारी ने बताया कि इस वक्त 10 दिनों तक उत्तराखंड में शीतलहर का प्रकोप जारी है और इस शीतलहर से लोगों को बचाने के लिए जिलाधिकारी के आदेश अनुसार असहाय और निर्धन लोगों के लिए शहर में अलाव जलाव का कार्य नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। साथ ही हमारे द्वारा कंबल बांटने के साथ साथ उन लोगों की रहने खाने की व्यवस्था भी की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है, क्योंकि यहाँ पर उधम सिंह नगर में कोहरा ज़्यादा हो रहा है और शीतलहर भी काफ़ी चल रही है और ये लगभग 10 दिन तक चलने वाली है। तो लिहाजा जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनका कंबल, रैन बसेरी की व्यवस्था और रहने वहने के लिए जो भी उनका खाना वाना है वो भी व्यवस्था हम करवा रहे हैं, प्रशासन के द्वारा की जा रही है। तो इसमें हमारे निर्देश ये प्राप्त है कि कोई भी व्यक्ति ठिठुरन से, सर्दी से इसकी जान ना जाए, तो इसका हम ध्यान रख रहे हैं और रात दिन इसमें हम काम करें।
13 जगह तो हमारे चिन्हित है जहाँ पर हम अलाव जलाते हैं नगर पालिका के माध्यम से। फिर भी हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट कर दी कि जो जड़ें हैं, पेड़ों की जड़ें हैं, उनको हमें प्राप्त करवा दें, उनको उपलब्ध करवा दें। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आज वो हमें उपलब्ध करवा देंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहाँ पर अलाव जलाना आवश्यक है, जहाँ पर लोग मतलब ठंड से ठिठुरे ना, तो उसकी भी हम व्यवस्था करें। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें ऋषभ पंत को गंभीर चोटें आई हैं। ऋषभ पंत की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें देहरादून हायर सेंटर रेफर किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक ऋषभ पंत अपनी कार से आज सुबह दिल्ली से रुड़की आ रहे थे। अचानक उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसा आज सुबह 5:30 बजे का बताया जा रहा है। डिवाइडर से टकराने के बाद ऋषभ पंत की कार में आग लग गई और उनकी गाड़ी जलकर खाक हो गई। इस हादसे के वक्त ऋषभ पंत के साथ अन्य लोग भी मौजूद थे। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से पुलिसकर्मियों ने ऋषभ पंत को रुड़की स्थित सरकारी अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल ऋषभ पंत का इलाज जारी है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। हो तो उसे रोजाना कच्चे अदरक का